तो नेक्स्ट सॉर्टिंग टेक्निक हम लोग का है इंसर्शन सॉर्ट। तो इंसर्शन सॉर्ट में एक बार और पहले भी नाम लिए थे ना, जब क्विक सॉर्ट बता रहे थे उस समय इंसर्शन सॉर्ट का नाम लिए थे। क्या बोले थे कि क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस जब असेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज होगा, मतलब कि ऑलरेडी सॉर्टेड एरे जब हम लोग क्विक सॉर्ट में देते हैं तो उसमें क्विक सॉर्ट अपना वर्स्ट परफॉर्मेंस देता है, वर्स्ट किस टाइम लेता है n स्क्वायर का। लेकिन वहां क्या बोले थे कि अगर ऑलरेडी सॉर्टेड एरे को इंसर्शन सॉर्ट में अगर दे दिया जाए इनपुट, तो इंसर्शन सॉर्ट केवल बीगो n टाइम में ही सॉर्ट कर लेगा, क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड है, मतलब बीगो n टाइम ही केवल कंज्यूम करेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर बोल लें, मतलब कि सॉर्टेड या फिर ऑलरेडी सॉर्टेड, मतलब दो चार एलिमेंट कुछ कांस्टेंट एलिमेंट है जो अपना प्लेस से कहीं इधर उधर है, तब भी बीगो n टाइम में ही इंसर्शन सॉर्ट अपना काम करता है। तो इसको अब अच्छे से देखते हैं एक कैसा क्या काम कर रहा है, क्या टेक्निक से, इसका क्या एल्गो है जिसके थ्रू केवल बीगो n टाइम में ही ये सॉर्टेड एरे को सॉर्ट कर लेता है, मतलब बीगो n टाइम ही सॉर्टेड एरे के लिए लेता है, जो कि क्विक सॉर्ट नहीं कर रहा था। जबकि क्विक सॉर्ट में कितना सारा बड़ा एल्गो था, पहले एक पार्टीशन एल्गो लगाए थे डिवाइड करने के लिए, उसके बाद क्विक सॉर्ट कर रहे थे, रिकर्सिव कॉल बहुत सारा फंक्शन का हो रहा था वहां पर। इतना कुछ जानने के बाद में एक छोटा सा सॉर्टिंग टेक्निक आया जो किसी पर्टिकुलर केस के लिए क्विक सॉर्ट से जीत गया। क्विक सॉर्ट जहां n स्क्वायर टाइम ले रहा था, ये n टाइम ही ले रहा है। क्विक सॉर्ट बहुत बड़ा टॉपिक था, ये बहुत ही छोटा है, लेकिन किसी पर्टिकुलर केस के लिए, मतलब कि सॉर्टेड या फिर ऑलरेडी सॉर्टेड के लिए ये बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। तो ये कैसे परफॉर्म करता है, किस तरीके से इसके कोड को इंप्लीमेंट करते हैं, हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे कि इंसर्शन सॉर्ट का इनपुट क्या होगा। सॉर्टिंग टेक्निक है तो इनपुट क्या होना चाहिए, n एलिमेंट्स एरे, जो पहले से हम लोग लेते आ रहे हैं, क्या है n एलिमेंट एरे, n एलिमेंट्स का एरे है। आउटपुट क्या मिलेगा हम लोग को, आउटपुट मिलना चाहिए हम लोग को क्या, n एलिमेंट, आउटपुट में हम लोग को मिलना चाहिए n एलिमेंट सॉर्टेड एरे, सॉर्टेड एरे मिलना चाहिए हम लोग को आउटपुट में। यही है इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट में इनपुट क्या होगा, n एलिमेंट का एक एरे इनपुट जाएगा यहां, और n एलिमेंट का ही सॉर्टेड एरे हम लोग को मिलना चाहिए। ठीक, तो इंसर्शन सॉर्ट में करेंगे क्या, किस तरीके से इसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं, क्या टेक्निक है, इसको एक क्वेश्चन को सॉल्व करके उसके थ्रू इसको समझते हैं हम लोग। ठीक, क्वेश्चन लेते हैं क्या, एक क्वेश्चन लेते हैं क्या, कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेते हैं, n एलिमेंट है, हम लोग कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेते हैं। मान लो 9 2 11 1 15, एक और एलिमेंट ले लेते हैं, मान लो 5 है। ठीक, इतना एलिमेंट हम लोग लेते हैं। अब इसके पोजीशन को लिख लेते हैं, कितना एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6। बहुत छोटा टॉपिक है, आसान टॉपिक है, इजी है, लेकिन समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसा काम हो रहा है जो बहुत बड़ा एल्गो, क्विक सॉर्ट जैसा इतना बड़ा एल्गोरिथम था, इतना अच्छा एल्गो हम लोग बताए थे क्विक सॉर्ट को, उसके लिए उससे भी, क्विक सॉर्ट से भी किसी पर्टिकुलर केस में जीत रहा है। मतलब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या खासियत है इसका, इस चीज को देखना है, मतलब इसको समझना बहुत ही जरूरी है। आसान है, बहुत कम टाइम लगेगा, सब कुछ देखे ही हो, इसको भी देख लो, समझ रहे हो बात को। जब इतना कुछ पढ़े हो, इसको भी एक बार देखते हैं अच्छे से, टाइम देकर देखते हैं क्या है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 एलिमेंट हम लोग ले लिए हैं एरे में। ठीक, अब इसको इंसर्शन सॉर्ट को इंप्लीमेंट करते हैं। कैसे इंप्लीमेंट करेंगे भाई, तो इंसर्शन सॉर्ट में सबसे पहले क्या करेंगे, पास 1 लेंगे। पास 1 में देखना क्या करते हैं हम लोग,
पास 1 में हम लोग क्या करते हैं, एरे ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर था ना, एरे का स्ट्रक्चर ऐसा ही कुछ रहा होगा ना। इसको एरे हम बनाए नहीं है बॉक्स में, लेकिन होगा तो ऐसा ही कुछ बना हुआ। इसमें पार्टीशन होगा, इसमें इस तरीके से पार्टीशन होगा, n एलिमेंट्स के लिए n ब्लॉक होगा, ऐसा ही कुछ होगा ना। पास 1 में देखो क्या करेंगे हम लोग, पास 1 में पहला एलिमेंट है उसको यहां लेकर आएंगे, फर्स्ट एलिमेंट है इसको यहां पर ही पोजीशन में लेकर चले आए। यहां क्या बन गया पोजीशन में, फर्स्ट एलिमेंट है जो 5 है, 5 को लेकर चले आए, 5 को डायरेक्टली यहां लेकर चले आए, कुछ नहीं करना है अभी, ठीक। फर्स्ट एलिमेंट को यहां लेकर चले आए। अब पास 1 में क्या करेंगे, एक और एलिमेंट को लेकर आएंगे। इसका नेक्स्ट एलिमेंट जो है, जो नेक्स्ट एलिमेंट है मतलब कि सेकेंड एलिमेंट है, अभी मान लो एक ही एलिमेंट 5 है, इसमें क्या कुछ करना है। जब एक ही एलिमेंट होगा तो क्या सॉर्टिंग करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं, एक एलिमेंट है वही आउटपुट है, मतलब कि एक और मिनिमम 2 एलिमेंट चाहिए सॉर्टिंग करने के लिए। तो पास 1 में फर्स्ट एलिमेंट को तो ब्लाइंडली हम लोग लिख लिए, अब लाएंगे सेकेंड एलिमेंट को, क्योंकि 2 एलिमेंट होना चाहिए मिनिमम सॉर्टिंग के लिए। सेकेंड एलिमेंट को यहां लेकर आएंगे, सेकेंड एलिमेंट को लेकर आए 9 है ना सेकेंड पोजीशन में, 9 को लेकर आए। अब हम लोग देखेंगे क्या कि 9 को लेकर आए हैं, जो कौन से पोजीशन पर लेकर आए हैं, यहां पोजीशन लिख लो 1 2 3 4, ऐसा कुछ होगा पोजीशन अप टू n तक, ठीक। यहां 6 है तो 6 पोजीशन रहेगा। अभी हम लोग देखते हैं जहां पर 9 को हम लोग लेकर आए हैं उसके जस्ट पहले वाले पोजीशन में जो एलिमेंट है उससे 9 को कंपेयर करेंगे। 9 जो नया एलिमेंट लाए हैं, 5 को तो ब्लाइंडली यहां पर लेकर चले आए, क्योंकि एक एलिमेंट तो डायरेक्टली ऐसे ही चला आएगा पास 1 में। फिर सेकेंड एलिमेंट को लेकर आए, देखिए क्या कि सेकेंड एलिमेंट जो लाए हैं इसके पिछला पोजीशन पर जो एलिमेंट है उससे कंपेयर करेंगे कि ये दोनों में जो 9 लाए हैं ये अपना पिछला एलिमेंट से ग्रेटर देन इक्वल टू है कि नहीं। मतलब क्या देखेंगे क्या, a ऑफ i प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू a ऑफ i, या फिर इसको रिवर्स में ऐसा लिख सकते हैं क्या, a ऑफ i लेस देन इक्वल टू a ऑफ i प्लस 1। i हम लोग का क्या है, i मान लो पास 1 है, i पोजीशन a है हम लोग का, i पोजीशन a है, या a कंडीशन लिखो या a कंडीशन लिखो सेम ही है, इसको रिवर्स में लिखा हुआ। मान लो ये ऊपर वाले कंडीशन को हम मिटा लेते हैं, एक कंडीशन लिखना कोई भी एक लिखेंगे, a लिखिए या a लिखिए, ठीक। मान लो नीचे वाला कंडीशन है, इसी फॉर्मेट में लिखते हैं a ऑफ i लेस देन इक्वल टू a ऑफ i प्लस 1। एक कंडीशन चेक करना है हम लोग को, एक कंडीशन चेक करना है a ऑफ i लेस देन इक्वल टू a ऑफ i प्लस 1 है या नहीं है। समझ रहे हो बात को, a ऑफ i लेस देन इक्वल टू a ऑफ i प्लस 1। i कहां है, पास 1 है, पास 1 में i का वैल्यू 1 है, ठीक। पास 1 में i का वैल्यू पास 1 है तो 1 होगा, पास 2 में i का वैल्यू 2 होगा, पास 3 में i का वैल्यू 3 होगा। अभी पास 1 को हम लोग देखते हैं, फर्स्ट पास को देखते हैं। कंडीशन क्या चेक करना है, a ऑफ i लेस देन इक्वल टू a ऑफ i प्लस 1 है या नहीं। a ऑफ i क्या है, i क्या है फर्स्ट पोजीशन, i प्लस 1 क्या है सेकंड पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन में सेकंड पोजीशन से छोटा एलिमेंट है या नहीं, ठीक। क्या देख रहे हैं, क्या सेकंड पोजीशन में जो एलिमेंट है जो फर्स्ट पोजीशन से ग्रेटर एलिमेंट है, तो ग्रेटर है सेकंड पोजीशन में क्या मिलना चाहिए, या तो ग्रेटर मिले या तो इक्वल मिले, कोई एक केस होना चाहिए। तो ग्रेटर है, तो ग्रेटर है ना, कुछ नहीं करेंगे हम लोग। अगर सेकंड पोजीशन में i प्लस 1 पोजीशन में ith पोजीशन से ग्रेटर एलिमेंट है, मतलब कि वो सॉर्टेड है ना, सॉर्टिंग यही होता है ना कि अगले पोजीशन पर जो एलिमेंट है पीछे वाले पोजीशन से ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल भी दिया हुआ एलिमेंट तो स्मॉलर नहीं होना चाहिए, हायर पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो स्मॉलर नहीं होना चाहिए। सॉर्टेड का मतलब यही है ना, सिंपल सोचो, मतलब कि यहां पर सेकंड पोजीशन में 9 है,
जो 5 से ग्रेटर है मतलब कि सॉर्टेड है, तो कुछ नहीं करेंगे। मेरा पास 1 रेडी हो गया है, यहां पर एलिमेंट 5 है, यहां पर 9 है, पास 1 यही इतना है बस। पास 1 का आउटपुट यही है, 5 और 9 यही मेरा आउटपुट बन गया। ठीक, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता तो क्या करेंगे आगे देखेंगे, जहां फॉल्स होगा वहां देख लेंगे। अब हम लोग आते हैं पास 2 पर। पास 2 पर जब आए, आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू 1 था पास 1 के लिए, तो यहां पर आई का वैल्यू कितना हो गया, आई का वैल्यू हो गया 2। फिर से एरे हम लोग बना लेते हैं, सेम एरे को बना रहे हैं। ये जो एरे है यही एरे को हम लोग यहां बना रहे हैं। ठीक, सेम ही एरे, अलग से कोई एरे नहीं लिए हैं हम लोग, सेम एरे है। ये अलग से जो बनाए हैं सेम एरे, यही एरे है। और एक और बात जान लो, ये जो इनिशियल एरे गिवन है इसी एरे को हम यहां अभी लिखे हैं, बाकी एलिमेंट है लिखा हुआ ही है, लिखा हुआ, हम लोग केयर नहीं कर रहे हैं, है लिखा हुआ। लेकिन पास 1 में बाकी एलिमेंट्स का केयर ही हम नहीं कर रहे हैं, बाकी एलिमेंट्स कहीं भी रहे, मतलब लिखा हुआ होगा, यहाँ पर एलिमेंट होगा, यहाँ होगा, यहाँ जैसे यहाँ पर 2 11 1 15 2 11 1 15 होगा, लेकिन बाकी एलिमेंट्स का केयर नहीं कर रहे हैं। हम लोग बस आई लिए हैं, आई और आई प्लस 1 एलिमेंट को देखे हैं, 2 एलिमेंट को बस, मतलब कि सेम ही एरे है। बार बार एक्स्ट्रा एरे हम लोग नहीं ले रहे हैं, एक नया एरे नहीं ले रहे हैं। ठीक, सेम एरे में ही देख रहे हैं। अभी देखो P2 में आई का वैल्यू 2 है, P1 का आउटपुट क्या है, P1 का आउटपुट जो होगा, P1 का जो आउटपुट होगा P2 के लिए क्या काम करेगा, P2 के लिए इनपुट का काम करेगा। ठीक, P2 का इनपुट क्या होना चाहिए, 5 और 9, यहां पर 5 होना चाहिए और यहां पर 9 होना चाहिए। ये पोजीशन क्या है, पोजीशन को लिख लेते हैं, 1 2 3 4, ऐसा कुछ पोजीशन होगा, यही होगा ना। मान लो यहाँ 4 भी है, यहाँ 4 है, ऐसा ही कुछ पोजीशन होगा। अब यहाँ पर आई का वैल्यू क्या है, 2 है, तो आई का वैल्यू 2 है, आई प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। मतलब कि 2 और 3 में एलिमेंट जो है उसको अब हम लोग कंसीडर करने वाले हैं, मतलब कि कंपेयर करने वाले हैं यही कंडीशन को। 2 और 3 में जो एलिमेंट है, 3 में क्या एलिमेंट है, 3 में एलिमेंट है 2, 3 में एलिमेंट है 2। सेम एरे को ले रहे हैं, बाकी एलिमेंट्स को लिखा हुआ है, यहां भी बाकी एलिमेंट्स लिखा हुआ है, सेम ही एरे है, लेकिन बाकी एलिमेंट्स को हम लोग देख नहीं रहे हैं, बाकी को छोड़ कर रखे हैं। हम लोग का प्रोसेस यही है, स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करते हैं। कैसे, P2 है तो आई का वैल्यू 2 लिए मतलब आई प्लस 1 का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया। मतलब कि ith एलिमेंट और आई प्लस 1 एलिमेंट को हम लोग अभी देखेंगे। ठीक, आई प्लस 1 एलिमेंट क्या है, आई प्लस 1 क्या है, 3, तो थर्ड एलिमेंट क्या है, 2 है। अब एक कंडीशन को चेक करेंगे, ए ऑफ आई लेस देन इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस 1, मतलब कि सेकेंड पोजीशन में जो है थर्ड पोजीशन से छोटा एलिमेंट है या नहीं। अब बताओ सेकेंड पोजीशन में जो है, सेकेंड में एलिमेंट क्या है, 9 है, थर्ड में क्या है, 2 है, तो 9 छोटा है क्या, नहीं है ना, छोटा है ना, इक्वल है, ग्रेटर है। मतलब कि ये कंडीशन जो था यहां पर ए ऑफ आई लेस देन इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस 1, ये जो कंडीशन है, एक कंडीशन है यहां पर फॉल्स हो गया ना, एक कंडीशन फॉल्स हो गया ना। ए ऑफ आई क्या है, आई का वैल्यू 2 है, यहां पर 2 में 9 है, आई प्लस 1 में 2 है, लेस देन इक्वल टू, ये फॉल्स हो गया ना। जब ये फॉल्स हो जाए तब क्या करना है, आई और आई प्लस 1 वाले एलिमेंट को स्वैप करना है। क्या, आई क्या है, 2 है, आई प्लस 1 3 है, यहां पर लेकर चले आए 2 और यहां पर लेकर चले गए 9, स्वैप कर दिए। अब इसको फिर पीछे से भी कंपेयर करेंगे। अब इससे इसको यहां लेकर चले आए हैं, इसको अब इसके आई माइनस 1 से भी कंपेयर करेंगे। अब स्टार्टिंग तक जाएंगे, कब तक ये कंपेयर करते रहेंगे, स्टार्टिंग तक जाएंगे, समझ रहे हो। यहां पर क्या गए, यहां पर 9 और 5 को कंपेयर किए, सेम ही था। जब कंडीशन फॉल्स नहीं हो वहां पर ही स्टॉप हो जाएंगे, जब कंडीशन फॉल्स नहीं होगा उतना पर ही स्टॉप हो जाएंगे, नेक्स्ट पास में आ जाएंगे। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये स्टार्टिंग तक जाएंगे, फिर से चेक करेंगे। क्या अब यहां चेक करेंगे, यहां सेकंड वाले को देख लिए ना, आई इक्वल टू 2 में देख लिए थे ना, 2 और 3 को देख लिए हम लोग, कंपेयर कर लिए। अगर जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्वैपिंग कर लिए है, स्वैपिंग कर लिए। अब देखेंगे
कि 2 यहाँ है सेकंड पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन, ये दोनों को एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। ये दोनों के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, मतलब कि स्मॉलर पोजीशन पर ग्रेटर एलिमेंट है। गलत है ना? तो इसको क्या करेंगे, फिर से स्वैपिंग करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ 5 को कट करके यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ 2 को कट करके यहाँ पर लिख दिए 5। यहाँ पर 5 अच्छे से लिख लो, स्पेस नहीं है तो ऐसा करते हैं, यहाँ लिख लिए चलो 5 यहाँ चला आया। अब इसके और पहले जा सकते हैं क्या? नहीं, इसके और पहले एरे है ही नहीं, यहां से ये स्टार्ट है, मतलब कि यहां से लेकर इनिशियल पोजीशन तक चले जाना है, यहां से लेकर इनिशियल पोजीशन तक आना है। समझ रहे हो? मान लो कैसे आएंगे, यहां पर सिंपल क्या करेंगे, j इक्वल टू आई कर लेंगे। j इक्वल टू आई करेंगे और कब तक कंपेयर ये काम करते रहना है, j ग्रेटर देन इक्वल टू 1, j ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहे तब तक ये कंपेयर करते रहना है। जब कंडीशन फॉल्स हुआ कंपेयर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, j माइनस माइनस करेंगे। कोड ऐसा ही है। अगर j को i के जगह पर ले लिया, i कितना है, i यहां पर 2 है, तो j को यहां ले लिए हैं, एक कंपेयर किए, फिर क्या किए, j माइनस माइनस किए, j माइनस माइनस किए, j यहां पर चला आया, फिर देखिए j ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है क्या, हाँ अभी ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर नहीं है यहां पर आया, लेकिन 1 तो है, इक्वल तो है, फिर से कंपेयर करेंगे। समझ रहे हो बात को? ऐसा ही कुछ रहेगा कंडीशन। अब देखो इसके बाद में अब हम लोग का एलिमेंट मिला है, पास 2 खत्म हो गया, यहां से लेकर फर्स्ट तक चले आए, मेरा पास 2, जब एक कंडीशन j ग्रेटर देन इक्वल टू फॉल्स हो जाए, एक कंडीशन जब फॉल्स हो जाए, अब मान लो j को एक और माइनस करते हैं, इसके बाद में ये स्वैपिंग किए, इसके बाद और माइनस किए, अब j का वैल्यू क्या आ जाएगा, j का वैल्यू 0 आ जाएगा, क्योंकि j का वैल्यू 1 तक आया है, अब 0 आ गया। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है क्या, नहीं, फॉल्स हो गया। मतलब एक कंडीशन जब फॉल्स हो जाए, मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, पास ओवर हो गया, एंड कर देना है। तो सेकंड पास हम लोग का, जो सेकंड पास है जो ओवर हो चुका है, फर्स्ट पास यहां पर ओवर हो गया था, सेकंड पास यहां ओवर हुआ है। ठीक, जब एक कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तो बस एक कंपैरिजन ही करना है, आगे बढ़ जाना है अगला पास में। जब फॉल्स हो जाएगा कंडीशन तो स्टार्टिंग तक को चेक करते चल जाना है, जहां पर भी ये कंडीशन ट्रू हो जाए स्टॉप हो जाना है। अभी क्या हुआ, यहां पर आए, यहां तक आए, उसके बाद में इसके पहले कोई एलिमेंट नहीं था, j माइनस माइनस यही फॉल्स हो गया था, बाहर चले आए, पास ओवर हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट पास में जाएंगे, पास 3 में जाएंगे। अब हम लोग आ गए पास 3 में। अब देखो पास 3 कैसे करेंगे, पास 3 कैसे करेंगे, पास 3 में क्या है, पास 2 का जो आउटपुट होगा, पास 1 का आउटपुट जो था, पास 2 के लिए इनपुट का काम कर रहा था ना, पास 1 का आउटपुट था जो पास 2 के लिए इनपुट काम कर रहा था। मतलब पास 2 का जो आउटपुट होगा, पास 2 का जो आउटपुट होगा, ये पास 3 के लिए क्या, इनपुट का काम करेगा। मतलब पास 3 के लिए इनपुट, पास 3 यहां लिखना है, तो यहां पर जो एलिमेंट है उसको लिख लेंगे। क्या है यहां पर, पहले तो एरे बना लेते हैं, पहले एक एरे ऐसे बना लेते हैं, ऐसा कुछ एरे बन गया हम लोग का। ठीक, पोजीशन दे दिया 1 2 3 4। ठीक, इसके आगे मान लो 5 6 सब पोजीशन ऐसे ही है। यहां पर एलिमेंट क्या है, 2 5 9 एलिमेंट है ना, इसका आउटपुट यही है ना। पास 2 के बाद में स्वैपिंग सब कर लिए, कंपेयर किए, स्वैप किए, तब क्या एलिमेंट आया है, 2 5 9। यहां क्या लिखेंगे, 2 5 9, यही है। इसके बाद पास 3 में क्या करेंगे, पास 3 में i का वैल्यू क्या होगा, i का वैल्यू कर लिए हम लोग 3, i का वैल्यू 3 कर लिए। कंपेयर क्या करना है, i और i प्लस 1 प्लेस में जो एलिमेंट है उसको कंपेयर करना है, मतलब इसके अगला एलिमेंट से कंपेयर करना है। इसका अगला एलिमेंट क्या था, हम लोग लिखे नहीं थे पहले, लेकिन एलिमेंट तो लिखा हुआ है ना, सेम एरे को हम लोग ले रहे हैं, सेम एरे में ही पास 1 में इसी एरे में यहां पर कंपेयर किए, अगला पास में गए यहां तक देख रहे हैं, फिर अगला पास में यहां तक देखेंगे, फिर अगला पास में यहां तक देखेंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे, सेम एरे में ही बढ़ रहे हैं, नया एरे नहीं ले रहे हैं बार बार हम लोग। समझ रहे हो बात को? तो उसी एरे में बढ़ रहे हैं। तो फोर्थ पोजीशन में क्या लिखा होगा, जो पहले एरे में है लिखा हुआ, फोर्थ पोजीशन में क्या लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है, मतलब कि यहां पर चला आया 11 चला आया हम लोग का।
अब क्या करेंगे, अब सेम कंपेरिजन करेंगे, i और i प्लस 1 में जो एलिमेंट है उसको कंपेयर करेंगे। i की वैल्यू क्या है 3 है, i प्लस 1 क्या होगा 4 होगा, तो 4 और 3 में कंपेयर करेंगे। जो थर्ड एलिमेंट है a ऑफ 3 लेस देन इक्वल टू a ऑफ 4 है कि नहीं। देखो 9 लेस देन इक्वल टू a ऑफ 4, 9 लेस देन इक्वल टू 11 है, 11 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही a ऑफ i लेस देन इक्वल टू a ऑफ i प्लस 1 होता है, ए कंडीशन जब ट्रू होता है तो क्या करते हैं हम लोग स्टॉप हो जाते हैं, नेक्स्ट पास में चले जाते हैं। यही काम यहां पर भी किए थे ना, 5 और 9 था, यही काम यहां भी किए ना, सेम वही काम यहां कर रहे हैं। एक नया एलिमेंट को लाए थे यहां पर i प्लस 1 को, एक नया एलिमेंट को लाए, यहां पर कंपेयर किए, ये कंडीशन ट्रू हो गया तो स्टॉप हो जाएंगे। अगर फॉल्स होता तो बार बार इसको कंपेयर करते रहते, फर्स्ट एलिमेंट तक जाते। क्या है यहां पर, जब तक j ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तब तक कंडीशन चेक करते रहते। लेकिन यहां पर क्या है, यहां लाए पहली बार में ही ये ट्रू हो गया, मतलब कि a है जो अपना सही पोजीशन पर अभी तक में है। देखो यहां पर 2 है, 5 है, 9 है, 11 है, सही पोजीशन है 11 का अभी 4 एलिमेंट में, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू 11 ही है तो लार्जेस्ट पोजीशन में भी है, सही है। मतलब ये स्टॉप हो गया, इसका मतलब क्या है कि अब हम लोग आ गए पास 4 में। पास 4 का इनपुट क्या होगा, जो पास 3 का आउटपुट है। पास 3 का आउटपुट क्या है, यही है, तो पास 4 के लिए इनपुट का काम करेगा। पास 4 में इसी एरे को फिर से हम लोग ड्रॉ करते हैं, क्या है 2 5 9 11, 2 5 9 11। अब आ गया पास 4 में i का वैल्यू क्या है, i का वैल्यू 4 लिए हैं, क्योंकि पास 4 है। देखो पास 1 में i का वैल्यू 1 होगा, पास 2 में i का वैल्यू 2 होगा, पास 3 में i का वैल्यू 3 है, पास 4 में i का वैल्यू 4 होगा। ठीक, तो अब हम लोग i का वैल्यू 4 है, मतलब यहां नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसा ही कुछ नंबरिंग होगा ना, ब्लॉक का नंबरिंग जो है ऐसा ही होगा एरे में, उसके पोजीशन को बता रहे हैं। अब i जो है 4th पोजीशन को बता रहा है, तो i प्लस 1 कौन सा पोजीशन को बताएगा, 5th पोजीशन को बताएगा। तो 5th वाले पोजीशन का एलिमेंट को हम लोग देखेंगे, अभी लिखा हुआ नहीं है कि एलिमेंट तो है यहाँ पर पहले, क्योंकि सेम एरे को लेकर चल रहे हैं हम लोग। यहाँ कौन सा एलिमेंट था 5th में, देखो कौन सा एलिमेंट है 5th में 1 है, 5th में एलिमेंट है जो 1 है। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखो 5th में 1 को लेकर चले आए, 1 को लेकर आए मतलब पहले से लिखा हुआ है, इसको कंसीडरेशन में ले आए हम अपना, इसको कंसीडर करना स्टार्ट कर दिए। अब कुछ कंपैरिजन करेंगे, इसको लिखा हुआ तो है ही पहले से, सेम एरे पर ही काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एरे नहीं लिया गया है, ये इन प्लेस है, अलग से एरे नहीं लिया गया, सेम एरे को ही ड्रॉ कर रहे हैं। पहली बार फर्स्ट पास में यहां तक देखे, सेकंड पास में एक पोजीशन और तक देखे, थर्ड में एक और बढ़े, फोर्थ में एक और बढ़े, 5th में एक और बढ़ेंगे, बस यही काम करते जाना है। समझ रहे हो बात को। तो यहां पर आया, यहां पर आ गया 1। अब 1 को i का वैल्यू 4 है, i प्लस 1 5 है, 1 को 11 से कंपेयर करेंगे। जो एक कंडीशन क्या है, a ऑफ i लेस देन इक्वल टू a ऑफ i प्लस 1। a ऑफ i क्या है, i क्या है यहाँ पर देखो, i है 4, i प्लस 1 5 है, 4 और 5 में एक कंडीशन होल्ड कर रहा है या नहीं। यहाँ 11 है, यहाँ 1 है, कंडीशन होल्ड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, मतलब कि एक कंडीशन फॉल्स हो गया। फॉल्स होने में क्या करते थे हम लोग, फॉल्स होने में स्वैपिंग करते थे, दोनों पोजीशन के जो एलिमेंट है उसको स्वैप करेंगे। किसका फॉल्स हुआ है, 4 और 5 में फॉल्स हुआ है, मतलब कि 4 में 11 कट के बन गया 1 और 5 में 11 1 कट के बन गया 11, यही हुआ ना। अब इसके और पीछे आएंगे, क्योंकि अब j माइनस माइनस होगा, कब तक, जब तक j ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहे, तब तक ये काम करते रहना है, कंपेयर करते जाना है, पीछे की ओर जाना है, फर्स्ट पोजीशन तक जाना है हम लोग को। अब यहां चले आए, अब इसको इसके पहले वाले पोजीशन से कंपेयर करते हैं। यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ 1 है, 9 लेस देन 1 है क्या, लेस देन इक्वल टू 1 है क्या, नहीं, 9 ग्रेटर है, मतलब कि a ऑफ i अगर इसको लेते हैं, a ऑफ i ग्रेटर देन a ऑफ i प्लस 1 है, समझ रहे हो। या फिर j ले लेते हैं, j अगर एक अलग से पॉइंटर लिए हैं जो j माइनस माइनस कर रहे हैं, तो a ऑफ j ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1 है, मतलब कि सही पोजीशन नहीं है दोनों का। क्या करेंगे, स्वैप करेंगे फिर से, क्या
9 को कट करके 1 यहां लेकर चले आए और 1 को कट करके 9 यहां लेकर चले गए, कर दिए स्वैपिंग। अब फिर इसके पहले फिर से कंपेयर करेंगे, जे माइनस माइनस होगा, फिर से कंपेयर करेंगे जे और जे प्लस 1 को कंपेयर करेंगे। समझ रहे हो बात को? एक अलग से पॉइंटर जब फॉल्स होता है तो एक अलग से पॉइंटर हम लोग जे ले रखे हैं, जे पर एक्शन लेते रहेंगे, बार बार एक्ट करेंगे, जे के अकॉर्डिंग हम लोग कंपेयर करेंगे, स्वैपिंग करेंगे। ठीक, जे 1 तक आएगा, देखो 1 तक फर्स्ट पोजीशन तक जे आना है इसको। ठीक, अब देखो यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, दोनों कंपेयर करते हैं। 5 है जो 1 से छोटा है क्या? नहीं है, ग्रेटर है, मतलब कि एक कंडीशन फॉल्स हो गया। जब फॉल्स हो तो क्या करेंगे? 5 को कट करेंगे, यहाँ 1 बना लेंगे, यहाँ पर 1 को कट करेंगे, यहाँ पर 5 लिख लेंगे, कर दिए। फिर जे माइनस माइनस किए, एक और माइनस किए, जे अब यहाँ चला आया है, जे और जे प्लस 1 दोनों को कंपेयर किए। यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, समझ रहे हो? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या करेंगे? 2 ग्रेटर है 1 से, मतलब क्या हुआ? 2 को कट करके 1 यहाँ लाएंगे, यहाँ पर 1 को कट करके 2 यहाँ लेकर जाएंगे। अब इसके बाद जे माइनस माइनस किए, जे माइनस माइनस किए, जे का वैल्यू क्या आ गया? 1 से 0 पर चलाया गया। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है क्या? नहीं, फॉल्स हो गया। जब ये फॉल्स हो जाए, ये कंडीशन जब फॉल्स हो जाए, क्या करते हैं? पास ओवर, मतलब कि हम लोग का पास 4 है जो ओवर हो गया है। यहां पर जो जिस ऑर्डर में एलिमेंट है वही एलिमेंट पास 4 का आउटपुट है। तो पास 4 का जो आउटपुट है पास 5 के लिए क्या होगा? इनपुट का काम करेगा। तो यहां पर लिखते हैं क्या? यहां पर लिखते हैं पास 5, पास 5 लिख दिए। आई का वैल्यू क्या है? यहां पर आई का वैल्यू क्या है? आई का वैल्यू यहां पर भी आई इक्वल टू 5 है। जो पास का वैल्यू होगा वही आई का भी वैल्यू है। अब देखेंगे यहां पर सेम इस एरे को ड्रॉ कर लेते हैं, इस एरे को ड्रॉ कर लेते हैं। क्या क्या है भाई? पास 4 का आउटपुट क्या क्या है? 1 2 5 9 11, 1 2 5 9 11, ये मेरा आउटपुट है पास 4 का। पास 4 का जो आउटपुट है पास 5 के लिए इनपुट का काम करेगा, हम लोग को पहले से पता है, मतलब कि पास 5 के लिए इनपुट ए है। अब आई का वैल्यू 5 है, यहां पर आई का वैल्यू 5 है। पोजीशन हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5, आई का वैल्यू 5 है। अब कंपेयर किससे करना है? आई प्लस 1 से करना है, मतलब कि एक और एलिमेंट को, आई का जो नेक्स्ट एलिमेंट है, आई प्लस 1 का जो एलिमेंट है, उसको हम लोग कंसिडरेशन में लेंगे। लिखा हुआ तो है पहले से, क्योंकि सेम एरे पर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसको कंसिडरेशन में लेंगे। अब उसको देखना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए था? यहाँ पर 6th पोजीशन है, नेक्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए था? 6th पोजीशन में 15 है, 15 ही है ना, 15 को यहाँ पर कंसिडरेशन में ले लिए, मतलब कि 15 यहाँ लिख लिए हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है 15, इसको क्या करेंगे? आई कितना है? आई का वैल्यू कितना है? 5 है, तो आई और आई प्लस 1, 5 और 6 पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसको क्या करेंगे? उसको हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे क्या? ए ऑफ आई लेस देन इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस 1 है या नहीं। अगर ट्रू होगा तो ये स्टॉप कर जाएंगे, अगर ये फॉल्स होगा तो यही कंपेरिजन कहां तक जाएगा? 1 तक जाएगा, स्टार्टिंग तक जाएगा। मतलब फॉल्स होगा ये अगर, तो यहां तक लेकर जाएंगे। जहां भी ट्रू हो जाए वहां स्टॉप कर जाएंगे, जहां भी कंडीशन है ट्रू हो जाए वहां स्टॉप कर जाएंगे। ठीक, यहां पर क्या किए? 5 और 6 वाले एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। 11 क्या है? 15 से छोटा है ना, मतलब ए ऑफ आई लेस देन ए ऑफ आई प्लस 1 हो गया, ए ऑफ 5 लेस देन ए ऑफ 6 हो गया ना, मतलब 11 इससे छोटा है, मतलब कि ये कंडीशन ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो क्या करेंगे? स्टॉप कर जाएंगे। ट्रू हो गया मतलब कि यहां पर कर गए स्टॉप, स्टॉप कर गए। मतलब कि अब यहां पर पास 5 का जो आउटपुट मिला है, जो ए आउटपुट मिला है, 6 एलिमेंट तक मिला है हम लोग को, और ये पूरा क्या है? पास 5 के अकॉर्डिंग ये सॉर्टेड है, पास 1 के अकॉर्डिंग ये सॉर्टेड ऑर्डर था जो आउटपुट है, पास 2 के अकॉर्डिंग ये सॉर्टेड ऑर्डर था, उसके बाद पास 3 के अकॉर्डिंग ये सॉर्टेड ऑर्डर है, पास 4 के अकॉर्डिंग ये सॉर्टेड ऑर्डर है, पास 5 के अकॉर्डिंग ये सॉर्टेड एरे है मेरा। ठीक, ये सॉर्टेड ऑर्डर है सारा एलिमेंट्स का। उसके बाद कहां आएंगे? उसके बाद आएंगे पास 6 में।
पास 6 में आएंगे। पास 6 में क्या होगा, आई का वैल्यू क्या लेंगे, आई का वैल्यू लेंगे 6, आई का वैल्यू लिया 6। यहां पर एक एरे हम लोग ड्रॉ किए। क्या भाई, ऊपर में पोजीशन लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। तो आई का वैल्यू 6 है, हम लोग को आई प्लस 1 भी लेना है कंपेयर करने के लिए। आई प्लस 1 है 7। तो यहां एलिमेंट्स लिखते हैं। पास 5 का जो आउटपुट है पास 6 के लिए इनपुट का काम करेगा। पास 5 का आउटपुट क्या है, 1 2 5 9 11 15। 1 2 5 9 11 15 यही है ना। आई प्लस 1 कितना है, 7 है। ठीक, हम लोग देखेंगे आई प्लस 1 में क्या वैल्यू है। आई प्लस 1 कितना, 7th प्लेस है। 7th प्लेस में क्या वैल्यू है, क्या एलिमेंट है 7th प्लेस में, क्या एलिमेंट है। देखो 6 यहां 7th प्लेस में क्या एलिमेंट है, कुछ भी नहीं, एरे ओवर हो चुका है। 7th प्लेस इस एरे में है ही नहीं, इस एरे का साइज ही 6 है। मतलब क्या कि जब nth पास करेंगे 6 एलिमेंट है अगर, तो P6 मतलब Pn, तो nth पास जब हम लोग करेंगे तो कोई नया एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। तो नया एलिमेंट अगर नहीं मिल रहा है और बाकी सब एलिमेंट है, बोल रहे हैं हम क्या कि पास 5 मतलब कि पास n-1 में ही सॉर्टेड हो चुका है। पास n-1 में n एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में आ चुका है, तो n+1 एलिमेंट तो है ही नहीं। मतलब कि नंबर ऑफ पास का अगर बात करते हैं हम लोग, तो नंबर ऑफ पास कितना होगा, n-1 पास होगा, क्योंकि nth पास में n+1 पोजीशन पर हम लोग को एलिमेंट चाहिए था, जो कि है ही नहीं, n एलिमेंट ही है। मतलब कि नंबर ऑफ पास अगर बात करते हैं हम लोग, तो नंबर ऑफ पास हम लोग का n-1 हो गया। ये चीज जान लिए। अब उसके बाद देखो, उसके बाद क्या किए हैं। देखो फर्स्ट वाले में कितना कंपेयर किए थे, एक कंपेरिजन किए थे, 1 टाइम किए थे पास 1 में। पास 2 में कितना कंपेरिजन किए, पास 2 में कितना किए, यहां आया, इससे स्टार्ट किए, मैक्सिमम कितना कर सकते थे, यहां इसको कर सकते हैं, उसके बाद ये दोनों कर सकते हैं। मतलब कि यहां मैक्सिमम 2 कंपेरिजन कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 ही यहां किए हैं, किए भी 2 है, मैक्सिमम 2 ही कर, इसके बाद हम नहीं कर सकते थे। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गया था, j > 1 फॉल्स हो गया था। तो यहां मैक्सिमम 2 कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक, स्वैप कितना किए हैं यहां पर स्वैप कितना किए हैं, स्वैपिंग भी 2 किए हैं, 2s लिख देते हैं, 2s लिख देते हैं। चलो नंबर ऑफ स्वैप के लिए यहां पर स्वैपिंग की कितना किए हैं, एक कंपेरिजन किए, स्वैपिंग यहां पर 0 किए हैं, स्वैपिंग 0 किए हैं। यहां पर स्वैपिंग 2 किए हैं, 2 कंपेरिजन है। तो यहां पर कितना कंपेयर किए हैं, P3 में केवल और केवल 1 कंपेरिजन किए हैं, एक कंपेरिजन किए हैं। ये दोनों में कंडीशन ऐसा ही मिल गया है, हम लोग स्टॉप कर गए हैं, एक ही कंपेरिजन किए हैं। यहां पर पास 3 में एक ही कंपेरिजन किए हैं और स्टॉप कर दें, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन हम लोग को सही मिल गया। स्वैप कितना हुआ है, स्वैप 0 हुआ है। स्वैपिंग किए थे क्या, नहीं किए थे। कंडीशन ट्रू रहेगा तो स्वैप करना ही नहीं है। मतलब कि यहां पर नंबर ऑफ स्वैप अगर बात करते हैं तो 0 है, नंबर ऑफ स्वैप यहां 0 है। यहां पर क्या किए, यहां से लेकर एंड तक गए हैं, यहां से लेकर एंड तक कंपेयर किए हैं। कितना कंपेरिजन यहां पर हुआ है, पास 4 में अगर नंबर ऑफ कंपेरिजन का अगर बात हम करते हैं, तो पास 4 में कितना कंपेरिजन हुआ है, ए दोनों में पहले एक कंपेरिजन, उसके बाद ए दोनों में 2, फिर इसमें 3, फिर इसमें 4, मतलब कि 4 कंपेरिजन हम लोग किए। किसमें, पास 4 में। नंबर ऑफ स्वैप कितना किए हैं, जितना कंपेरिजन किए सब में स्वैपिंग करना पड़ गया था हम लोग को, मतलब कि 4 ही स्वैप भी किए हैं। देखो छोटा में एस है, ये एस है, मतलब नंबर ऑफ स्वैप ऑपरेशन बता रहा है। पास 4 में 4 स्वैपिंग किए हैं, मैक्सिमम है। इससे ज्यादा कंपेरिजन कर सकते थे क्या, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंड आकर तो स्टॉप होना ही है। जब यहां से जा रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट पर चले आए, उसके बाद तो स्टॉप ऐसे भी होना था, क्योंकि मैक्सिमम 4 कंपेरिजन पॉसिबल था। 4 कंपेरिजन हम लोग किए, मैक्सिमम 4 कंपेरिजन किए हैं। जितना कंपेरिजन करेंगे मैक्सिमम उतना ही स्वैप ऑपरेशन भी कर सकते हैं। समझ रहे हो। अगर 5th पास का हम बात करते हैं, तो 5th पास में क्या किए, एक कंपेरिजन यहां पर किए हैं,
यहां पर ही स्टॉप हो गए, मतलब कि नंबर ऑफ कंपैरिजन यहां पर 1 हो गया, नंबर ऑफ स्वैप कितना हुआ, नंबर ऑफ स्वैप 0 हो गया। स्वैपिंग नहीं किए, कंडीशन ट्रू हो गया, स्वैपिंग करना बंद कर दिए। समझ रहे हो? तो इसको देखो, नंबर ऑफ कंपैरिजन, नंबर ऑफ स्वैप देख लिए। अब काउंट करते हैं कि टोटल जो है, टोटल कंपैरिजन कितना हुआ है और स्वैपिंग कितना हुआ है, कि इसके अकॉर्डिंग ही टाइम हम लोग डिसाइड करेंगे। क्योंकि इसको जब इंप्लीमेंट कर रहे थे इंसर्शन सॉर्ट को, तो इंसर्शन सॉर्ट के इंप्लीमेंटेशन में दो ही काम कर रहे हैं, एक कंपेयर करते हैं और सेकंड स्वैपिंग करते हैं। तो जो टाइम कंपेयर करने में लगेगा और स्वैपिंग करने में लगेगा, वही मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी होगा। मतलब इसके लिए क्या पता होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन पता होना चाहिए और टोटल नंबर ऑफ स्वैप पता होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ स्वैप हम लोग को पता होना चाहिए। तो यहां पर अगर हम लोग लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन लिखते हैं तो कितना हुआ, यहां पर अगर लेते हैं हम लोग, यहां पर कितना कंपैरिजन हुआ, एक ही हुआ है। इसके बाद वाले में 2 हुआ है, पास 2 है तब 2 हुआ है, पास 3 में 1 हुआ है। मैक्सिमम कितना पॉसिबल था यहां पर, मैक्सिमम 3 हो सकता है। ये दोनों को एक कंपैरिजन किए, फिर यहां दोनों पोजीशन, ये पोजीशन कंपेयर किए, फिर एक पोजीशन यहां करते हैं। मैक्सिमम किए हैं एक ही, मैक्सिमम पॉसिबल इतना ही था। थर्ड में 3 किए, फोर्थ में मैक्सिमम 4 करना था और 4 किए भी थे, ठीक। फिफ्थ में मैक्सिमम 5 पॉसिबिलिटी था। देखो ये दोनों को कंपेयर करना, 2 3 4 5, पास 5 में मैक्सिमम 5 कंपैरिजन कर सकते थे, लेकिन एक कंपैरिजन ही करके स्टॉप कर गए। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर कंपैरिजन का हम लोग लेना चाहते हैं तो पास 1 में 1 कंपैरिजन कर सकते हैं मैक्सिमम, पास 2 में 2 कंपैरिजन कर सकते हैं, पास 3 में 3 कंपैरिजन कर सकते हैं मैक्सिमम, पास 3 में 3 कंपैरिजन मैक्सिमम कर सकते हैं, पास 4 में 4 कंपैरिजन कर सकते हैं। कहां तक ही जाएगा, ये कहां तक जाएगा, जितना नंबर ऑफ पास है। नंबर ऑफ पास कितना है, नंबर ऑफ पास कितना है, n-1 है। मतलब कि मैक्सिमम n-1 कंपैरिजन ही कर सकते हैं। nth पास में तो स्टॉप हो गए हैं हम लोग, nth पास तो कर ही नहीं पाए थे हम लोग। क्यों? क्योंकि नया एलिमेंट ही नहीं था, n+1 एलिमेंट चाहिए था इसके लिए हम लोग को, n एलिमेंट ही था। मतलब कि मैक्सिमम n-1 कंपैरिजन ही कर सकते हैं। तो देखो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस जाते जाते n-1, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन यही होगा ना। तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन अगर काउंट करते हैं हम लोग, इसको हटाते हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन काउंट करते हैं तो क्या दिख रहे हैं हम लोग कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू n-1, ये मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन का वैल्यू आ रहा है। मतलब क्या दिख रहा है इनडायरेक्टली क्या दिख रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स है जो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन का वैल्यू है। यही है ना, 1 + 2 + 3 + 4 + n-1। मतलब कि अगर कंपैरिजन का बात करते हैं, इसके मैक्स वैल्यू, अगर नंबर ऑफ कंपैरिजन का मैक्सिमम का अगर बात करते हैं हम लोग, तो क्या आ रहा है, सम ऑफ n-1 नेचुरल नंबर्स। मतलब क्या हो गया, मतलब इनडायरेक्टली हो गया क्या, n-1 नेचुरल नंबर का कैसे सम लिखते हैं हम लोग, n-1 × n-2 डिवाइडेड बाई 2, n² क्या हो गया, n² - 3n + 2 डिवाइडेड बाई 2। ये कांस्टेंट है 2, ये भी कांस्टेंट है, n² है, n है, ये स्मॉलर फंक्शन है, कट कर देंगे। मतलब इसका वैल्यू आ गया बीगो n²। किसका वैल्यू है, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन का वैल्यू आ गया है हम लोग के पास, ठीक। अब हम लोग आते हैं स्वैप पर। ये मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम कितना होगा, मिनिमम कितना नंबर ऑफ कंपैरिजन होगा। तो अगर हम लोग अगर मिनिमम कंपैरिजन का बात करते हैं, इसका मतलब क्या है कि जब फर्स्ट टाइम हम लोग कंपेयर कर रहे हैं पास में, पहला बार में ही एक कंडीशन अगर सही हो जाए, एक कंडीशन सही हो जाए, a of i less than equal to i plus 1, अगर एक कंडीशन सही होता है तो एक कंपैरिजन में ही स्टॉप करते हैं। देखो ट्रू होने पर स्टॉप करते हैं,
मतलब कि मिनिमम वैल्यू का कंपैरिजन का बात किया जाए तो हर एक पास में एक लगेगा, एक कंपैरिजन लगेगा। एक पॉसिबिलिटी है ऐसा कि पहला बार में ही ये कंडीशन सही हो जाए, नया एलिमेंट लाए हैं वो अपने पिछले प्लेस वाले एलिमेंट से ग्रेटर हो, ये पॉसिबिलिटी है। मतलब कि मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन एक चाहिए हर एक पास के लिए। नंबर ऑफ पास कितना है, n-1 है, मतलब कि मिनिमम कंपैरिजन कितना होगा, 1 + 1 + 1 ऐसे जाते जाएगा कहां तक, n-1 तक, जितना नंबर ऑफ पास है। इसका वैल्यू क्या हो गया, सम ऑफ 1 n-1 टाइम्स n-1 टाइम्स 1 को ऐड करना है, कितना हो गया, n-1 आ गया। मतलब कि मिनिमम वैल्यू कंपैरिजन का n-1 है और मैक्सिमम वैल्यू n² के फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक, ये हम लोग देख लिए। इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं बिगो n लिख सकते हैं। ये हम लोग का नंबर ऑफ कंपैरिजन के लिए आ गया। अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ स्वैप ऑपरेशन कितना है। क्यों, क्योंकि टाइम के लिए 2 ऑपरेशन कर रहे हैं, कंपेयर भी कर रहे हैं, स्वैपिंग भी कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ कंपैरिजन काउंट कर लिए तो नंबर ऑफ स्वैप भी काउंट करेंगे ना। नंबर ऑफ स्वैप के लिए हम लोग देखते हैं यहां पर, नंबर ऑफ स्वैप के लिए, नंबर ऑफ स्वैपिंग के लिए तो देखो सिंपल सोचो कि मिनिमम स्वैपिंग कितना करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप कितना होगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप देखो यहां पर P3 में जब एक बार ही कंपेयर किए हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ स्वैपिंग 0 आया है। कहीं पर स्वैपिंग मैक्सिमम कितना आया है, जितना कंपैरिजन है, 4 कंपैरिजन किए हैं, 4 स्वैपिंग किए हैं। मतलब स्वैप का मिनिमम वैल्यू है जो कंपैरिजन का मिनिमम वैल्यू होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कंपैरिजन का ही मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो मिनिमम स्वैप कितना होगा, हर एक पास में अगर एक कंपैरिजन ही लग रहा है, ये कंपेयर करते हैं, ट्रू होता है कंडीशन, स्वैपिंग नहीं करना पड़ता है। मतलब कि 0 फर्स्ट में 0, सेकेंड में 0 करते करते 0 टोटल क्या हो गया, बिगो 1 हो गया। मतलब कि 0 एक तरह से बोल सकते हैं, बिगो 1 भी नहीं बोलो, कांस्टेंट भी नहीं रहा, ये 0 बन गया है। मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप का अगर बात करते हैं हम लोग, मिनिमम वैल्यू अगर देखते हैं स्वैप का, तब 0, हर एक पास में 0 स्वैपिंग हो रहा है, मतलब कि वैल्यू 0 हो गया। मैक्सिमम कितना स्वैप हो सकता है, स्वैपिंग का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, स्वैपिंग का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, जितना नंबर ऑफ कंपैरिजन किए हैं मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कंपैरिजन कितना किए थे, मैक्सिमम कंपैरिजन यही किए थे ना, 1 + 2 + 3 + 4, मतलब कि n²। तो स्वैपिंग का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, 1 + 2 + 3 + अप टू n-1 इक्वल टू कितना हो गया, बिगो n²। मतलब कि जितना कंपेयर कर रहे हैं हर बार स्वैपिंग करना पड़ रहा है। यहां पर देखो, यहां पर जितना कंपेयर कर रहे थे हमेशा स्वैप करना चला गया। यहां पर जो एलिमेंट 1 लाए थे देखो स्टार्टिंग में चला आया है, यहां पर जो 1 लाए थे स्टार्टिंग में आया, अपने करेक्ट पोजीशन में आया, बार बार स्वैप करते करते। और सिंपल एक और चीज ऑब्जर्व करो, यहां पर क्या लिखा है, देखो ब्लू वाले से देखो, जो इनपुट था हम लोग का पास 4 का इनपुट था, ब्लू वाला जो लिखा हुआ है, ब्लू में जो एलिमेंट लिखा हुआ क्या है, 2, 5, 9, 11 यही था ना। फिर 1 लाए थे, बाद में रेड में देखो क्या है, 1 यहां है, उसके बाद 2, 5, 9, 11। मतलब कि पहले का जो सीक्वेंस था 2, 5, 9, 11 पूरा शिफ्ट हो गया है एक पोजीशन आगे। 1 जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट हम लाए थे वो सबसे पहले चला आया है, पूरा शिफ्ट किया गया है। समझ रहे हो बात को, मतलब कि कोई नया एलिमेंट लाते हैं अगर वो मिनिमम है तो सबसे पहला पोजीशन में चला जाएगा। वर्स्ट केस इतना ही स्वैपिंग होगा और वर्स्ट केस में इतना ही कंपैरिजन भी करना पड़ेगा, स्टार्टिंग तक आना पड़ता है। मतलब कि 1 कहाँ आया है, 1 जो नया एलिमेंट लाए हैं, नया एलिमेंट देखो ब्लू में लाए थे नया एलिमेंट, 1 अपना करेक्ट पोजीशन में यहां ही जाता है। समझ रहे हो बात को। अब देखो करेक्ट पोजीशन का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ स्वैप्स n² हो गया। तो टाइम कितना लगेगा इसमें, टाइम कितना लगेगा, तो मिनिमम टाइम का अगर हम बात करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, तो मिनिमम जो लगेगा टाइम हम लोग का जो क्या होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ कंपैरिजन एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ स्वैपिंग, यही होना चाहिए ना, मिनिमम टाइम यही होना चाहिए ना।
तो मिनिमम वैल्यू कंपैरिजन का क्या होना चाहिए? मिनिमम कंपैरिजन कितना है? n है। मिनिमम स्वैपिंग क्या है? 0 है। n प्लस जीरो मतलब क्या? कंपैरिजन मिनिमम प्लस स्वैप मिनिमम। ये दिख नहीं रहा? छोटा है क्या? नहीं दिख रहा? सुन लो, समझ रहे हो ना बात को? बस देखो अच्छे से, दिखना कोई जरूरी भी नहीं है। पता है कि मिनिमम कंपैरिजन लिखना है, मिनिमम स्वैपिंग लिखना है, मिनिमम वैल्यू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का चाहिए। उसके लिए क्या करना है? यहां पर क्या करेंगे हम लोग? कंपैरिजन का मिनिमम वैल्यू जब लिखेंगे, कंपैरिजन का मिनिमम वैल्यू क्या है? n है, तो n प्लस स्वैपिंग का मिनिमम वैल्यू 0 है, मिनिमम वैल्यू 0 है, इक्वल कितना हो गया? इक्वल हो गया बिगो n हो गया। मतलब कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो लगेगा इंसर्शन सॉर्ट का, जो मिनिमम टाइम लगेगा, कब? मिनिमम टाइम लगेगा हम लोग को बिगो n। कब लगेगा? एक चीज सोचो, कब लगेगा ये चीज? यहां पर नया एलिमेंट लाए, तो यहां पर एक ही कंपैरिजन लगा है हम लोग को, स्वैप 0 लगा है, यही चीज है ना। n कंपैरिजन, मिनिमम कंपैरिजन, तो टोटल नंबर ऑफ मिनिमम कंपैरिजन हुआ है, n आया है। कब आया? हमेशा एक ही कंपैरिजन किए हैं और स्वैपिंग हमेशा 0 किए हैं, यही किए हैं ना, इसमें ही ना। तो नया एलिमेंट जो लाए हैं वो अपना सही पोजीशन में रहे, तब मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है हम लोग का। तो सही पोजीशन में हर एक नया एलिमेंट, हमेशा ही सही पोजीशन में नया एलिमेंट कब आएगा? जब एरे ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होगा। समझ रहे हो? ये पहले से क्या है? देखो 2 5 9 11, ये क्या है? एक तरह से ये क्या है? सॉर्टेड है ना। 2 5 9 11 ऑलरेडी सॉर्टेड है और असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में पहले से सॉर्टेड है, तब हम लोग का कंपैरिजन 1 आया है, स्वैपिंग 0 आया है। समझ रहे हो बात को? तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, इसी केस में हम लोग के पास में मिनिमम टाइम लगा है, मिनिमम टाइम बिगो n लगा है। असेंडिंग ऑर्डर में जब रहा है तब, यही बात वहां क्विक सॉर्ट में बता रहे थे। क्विक सॉर्ट में क्या बताए थे? अगर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड रहेगा तो n स्क्वायर टाइम लगेगा, जबकि इंसर्शन सॉर्ट है जो सेम इनपुट के लिए सेम असेंडिंग ऑर्डर जब इनपुट देंगे हम इंसर्शन सॉर्ट में, तो बिगो n टाइम में कर लेगा। समझ रहे हो बात को? यही प्रूफ हो गया ना कैसे कर रहा था। असेंडिंग ऑर्डर में जब एलिमेंट रहेगा तो कैसे इंसर्शन सॉर्ट मिनिमम टाइम n लेता है। समझ गए ना? यही वहां बताना चाह रहे थे, लेकिन वो सही टाइम नहीं था, अभी सही टाइम है बताने का। समझ रहे हो बात को? अब देखो, मिनिमम तो हम लोग निकाल लिए हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मिनिमम वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब उसके बाद क्या देखेंगे? एक, इसको मिटाते नहीं, इसको रहने देते हैं, एक और चीज देखना है एक्चुअली इसमें। यहां पर ही लिखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मैक्सिमम वैल्यू। मैक्स क्या होगा? कंपैरिजन का मैक्स वैल्यू प्लस स्वैपिंग का मैक्स वैल्यू, यही हम लोग का टोटल टाइम का मैक्स वैल्यू होगा ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम बोलने का मतलब क्या है? कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन जहां हो रहा होगा और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैप ऑपरेशन जहां हो रहा होगा, यही होगा ना। तो इसका वैल्यू जब लिखेंगे कितना होगा? नंबर ऑफ कंपैरिजन मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम कब हो रहा है? बिगो n स्क्वायर हो रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू का है n स्क्वायर है, किसका? नंबर ऑफ कंपैरिजन के लिए मैक्स वैल्यू है, नंबर ऑफ स्वैपिंग के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इसका भी n स्क्वायर है। स्वैप के लिए भी मैक्सिमम वैल्यू है जो n स्क्वायर ही है, तो क्या हो गया ये? बिगो n स्क्वायर। मतलब कि इंसर्शन सॉर्ट भी मिनिमम टाइम तो n लेगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम में भी n स्क्वायर लेगा। बोलो कब लेगा मैक्सिमम टाइम? जब नंबर ऑफ कंपैरिजन मैक्सिमम होगा। नंबर ऑफ कंपैरिजन कब मैक्सिमम होता है? देखो यहां पर एक बार, नंबर ऑफ कंपैरिजन कब मैक्सिमम होता है? जो नया एलिमेंट हम लाए हैं, यहां पर क्या हुआ था? पास 4 में नंबर ऑफ कंपैरिजन 4 था, मैक्सिमम 4 ही हो सकता है कंपैरिजन। यहां पर 4 कंपैरिजन हुआ था और 4 स्वैप भी हुआ था। मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकता है पॉसिबल, वो यहां पर हुआ था। क्यों हुआ था? सोचो एक बार। क्या बोले अभी?
यहां पर पहले से ब्लू में जो एलिमेंट लिखा हुआ है 2, 5, 9, 11 यही लिखा हुआ था, नया एलिमेंट O1 को लेकर आए थे, जबकि O1 का करेक्ट पोजीशन क्या था, पहला था। मतलब यहां से सबको स्वैपिंग करते हुए O1 को यहां तक जाना था। मतलब नया एलिमेंट जो लाए हैं, अगर वो मिनिमम एलिमेंट होगा, पहले से जितना भी एलिमेंट है उसके बाद कोई नया एलिमेंट लाए हैं, अगर वो सब में मिनिमम होगा तो सबसे पहला पोजीशन पर जाएगा वो। समझ रहे हो? तो जो नया एलिमेंट हम लोग ला रहे हैं, मिनिमम कब होगा, जब डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड रहे एरे। जब एरे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होगा तभी मिनिमम होगा नया एलिमेंट। एक बार देखो, एक इनपुट लेते हैं, मान लो यहां पर 5, 4, 3, 2, 1 मान लो इनपुट लेते हैं। पहले ये दोनों को देखे, ये क्या है, नया एलिमेंट लाए, ये क्या है, मिनिमम है, यहां तक जाएगा। फिर नया 3 लाए, 3 यहां तक जाएगा। फिर नया 2 लाए, ये भी यहां तक जाएगा। ये 1 लाए, ये भी यहां तक गया। सब फर्स्ट पोजीशन जा रहा है हमेशा ही। मतलब क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर सॉर्टेड रहे ना, तब इंसर्शन सॉर्ट वर्स्ट टाइम लेगा। समझ रहे हो? तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर सॉर्टेड है, असेंडिंग ऑर्डर में है, तब एन टाइम में कर रहा है। असेंडिंग ऑर्डर में जब है तो मिनिमम टाइम ले रहा है और बिगो एन टाइम में कर रहा है, जबकि डिसेंडिंग ऑर्डर में जब सॉर्टेड हम एलिमेंट लेते हैं तब ले रहा है टाइम बिगो एन स्क्वायर। वर्स्ट केस टाइम ले रहा है, टाइम वर्स्ट केस ले रहा है। मतलब क्या है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर को डिसेंडिंग ऑर्डर जब हम बना लेते हैं इनपुट के लिए, जब असेंडिंग ऑर्डर इनपुट लेते हैं इंसर्शन सॉर्ट में, तो एन टाइम में करता है, जो मिनिमम टाइम है इंसर्शन सॉर्ट का। और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसी सब एलिमेंट को अगर रखते हैं हम लोग, इनपुट देते हैं इंसर्शन सॉर्ट में, तो एन स्क्वायर टाइम लेता है, जो कि वर्स्ट केस टाइम है। इसका मतलब क्या है कि इंसर्शन सॉर्ट के लिए एक स्टेटमेंट याद कर सकते हो कि जस्ट रिवर्सिंग द पोजीशंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स, या फिर रिवर्सिंग द पोजीशन ऑफ ईच एलिमेंट्स, लाइक फ्रॉम असेंडिंग टू कीप डिसेंडिंग। मतलब असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर में जब कर देंगे हम लोग, तो बेस्ट केस वर्स्ट केस में चला जाएगा। मतलब कि एलिमेंट्स के पोजीशन को रिवर्स अगर कर दे रहे हैं हम लोग, तो बेस्ट केस वर्स्ट केस बन जा रहा है। क्वेश्चन क्या हुआ, इसके लिए क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि which sorting algorithm takes worst case time from best case just by reversing the elements। एलिमेंट को एक बार रिवर्स जब करते हैं, असेंडिंग से डिसेंडिंग जब बना लेते हैं, तो बेस्ट केस है जो वर्स्ट केस बन जाता है। ठीक, एक क्वेश्चन समझ गए हो? अब इसके बाद देखते हैं, यहां पर तो देख लिए बेस्ट केस n हो गया, वर्स्ट केस n स्क्वायर हो गया। अब ये सब समझ चुके हैं ना, इसको हटाते हैं हम लोग, इसको हटाते हैं। एक और चीज याद रखो, सिंपल सोचो कि यहां पर हम लोग क्या कर रहे थे। जो नया एलिमेंट लाते हैं उसके साथ में हम लोग करते क्या है एक्चुअली, एक बार सोचो। जो नया एलिमेंट लाते हैं किसी भी पास में, उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, नया एलिमेंट्स लाते हैं, क्या करते हैं उसके साथ में, उसको करेक्ट पोजीशन में भेजते हैं हम लोग। एक पास में, किसी भी पर्टिकुलर पास के बारे में अगर बात कर ले हम लोग, कोई नया एलिमेंट लाते हैं तो उसको करेक्ट पोजीशन में भेजते हैं। यही काम हम लोग कर रहे हैं इंसर्शन सॉर्ट में, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको यहां लिख लेते हैं। क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए अगर बेस्ट केस का बात करते हैं, बिगो एन लेता है, और वर्स्ट केस का बात करते हैं तो बिगो एन स्क्वायर लेता है। ये हो गया हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंसर्शन सॉर्ट से। इसमें स्पेस कितना लगा है, एक्स्ट्रा स्पेस लगा है क्या, कुछ एक्स्ट्रा नहीं स्पेस लगा है। क्यों, एरे सेम ही है, सेम एरे पर ही काम कर रहे थे हम लोग, कोई एरे एक्स्ट्रा नहीं लिए हम लोग। समझ रहे हो बात को, सेम एरे पर ही काम कर रहे थे। पहले 2 एलिमेंट को कंसीडर किए, फिर उसके बाद वाले एलिमेंट को कंसीडर किए, फिर उसके बाद वाले, फिर उसके बाद वाले, लास्ट में पूरे n एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं हम लोग। जो नया एलिमेंट आता है उसको सही पोजीशन पर भेजते हैं। तो सही पोजीशन पर कैसे भेज रहे थे हम लोग, यहां पर 1 आया, इसको जस्ट पीछे वाले से कंपेयर किए, फिर इसको पीछे वाले से, इसके पीछे वाले से, मतलब लीनियर सर्च कर रहे हैं ना।
ये क्या हो गया, इसको जब जस्ट पहले वाले से किए कंपेयर, फिर इसको जस्ट पहले वाले से, फिर इसको जस्ट पहले वाले से, ये क्या हो गया, लीनियर सर्च यही होता है ना, सीक्वेंस ऑर्डर में हर पोजीशन को सर्च करते जा रहे हैं लाइन से, यही लीनियर सर्च हो रहा है ना। इसके चलते ही P4 अगर लेते हैं तो 4 कंपैरिजन लगता है ना हम लोग को, समझ लो बात को, 4 कंपैरिजन इसके चलते ही लगता है ना। यहां पर लिख लेते हैं ये जो है किसके लिए है, ये जो बेस्ट केस आया है जो है मान लो असेंडिंग ऑर्डर के लिए, और वर्स्ट केस आया है ये है डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, यहां लिख लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद का एक और नया चीज हम लोग क्या देखते हैं, इसको हटा लेते हैं पहले, कि हम लोग जो नया एलिमेंट लाते हैं उसको अपने करेक्ट पोजीशन में भेज रहे हैं। कैसे भेज रहे हैं भाई, कैसे भेज रहे हैं, हम लोग लीनियर सर्च कर रहे हैं हमेशा ही, लाइन बाय सीक्वेंस ऑर्डर में, इसके पहले इसके पहले इसके पहले कंपेयर करते जा रहे हैं। जहां पर कंडीशन ट्रू हो जाता है, ए इक्वलिटी कंडीशन ए ऑफ आई लेस देन इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस 1, वहां रुक जाते हैं, और नहीं तो फर्स्ट पोजीशन तक जाते हैं। हम लोग का पर्पस यही है ना, करेक्ट पोजीशन में लेकर जाना। तो एक जब लीनियर सर्च कर रहे हैं तो हम लोग को पहले से ही पता है कि लीनियर सर्च में टाइम n लगता है अगर n एलिमेंट्स पहले से है। अगर किसी एरे में n एलिमेंट है तो लीनियर सर्च का टाइम कितना लगता है, बारी बारी से सब पोजीशन में जाकर देखेंगे। वर्स्ट केस टाइम कितना लगेगा, लास्ट तक जाएंगे। मान लो लास्ट एलिमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं तो यही चीज यहाँ भी है। मान लो इसका पोजीशन लास्ट है, देखो यहाँ पर 4 क्यों लगा है, क्योंकि 1 जो लाए हैं इसका पोजीशन सबसे यहाँ पर है, स्टार्टिंग में है, तो यहाँ से पूरा गो थ्रू की है, लाइन से गए हैं यहाँ तक, तब n लगा है। तो 1 का पोजीशन ही फाइंड करना था ना, इसके लिए ही ना इतना कंपेरिजन किए हम लोग, इतना कंपेरिजन इसके लिए ही कर रहे थे ना। तो यहाँ पर जो लीनियर सर्च कर रहे हैं हम लोग इसको बाइनरी सर्च भी तो कर सकते हैं। यहां पर एक्चुअली कर रहे हैं क्या, ईच पास में हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक पास में क्या कर रहे हैं हम लोग, फाइंड करेक्ट पोजीशन ऑफ न्यू एलिमेंट। जो नया एलिमेंट आया है उसका करेक्ट पोजीशन फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इसके लिए ही, तो कंपैरिजन में टाइम कितना लग रहा है, हर एक पास में टाइम कितना लग रहा है, n प्लस नंबर ऑफ स्वैपिंग कितना हो रहा है, n। कितना एलिमेंट्स के लिए, टोटल कितना एलिमेंट आता है, टोटल n एलिमेंट्स आता है, टोटल n एलिमेंट्स आता है। फर्स्ट केस में ये किसके लिए है, ये है कंपैरिजन के लिए, और ये है स्वैप के लिए, यही है ना, स्वैप के लिए। इसका वैल्यू क्या होता है, 2n इंटू n कितना हो गया, बिगो n स्क्वायर, यही बन रहा था ना, बिगो n स्क्वायर बन रहा था ना। इसको एक और स्टेप अगर ऐसे लिखते हैं एक्सपेंड करके, n प्लस n 2n, यहां n है, 2n इंटू n 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख दिए बिगो n स्क्वायर। यही किए हैं ना हम लोग। एक कंपैरिजन क्या कर रहे थे, फाइंड करेक्ट पोजीशन ऑफ न्यू एलिमेंट। नया एलिमेंट का करेक्ट पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए ही कंपेयर कर रहे थे हम लोग। नया एलिमेंट के पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए ही जो करेक्ट पोजीशन है इसके लिए ही हम लोग ये कर रहे थे, कंपैरिजन कर रहे थे। मान लो ये कंपैरिजन क्या था, ये कंपैरिजन कैसा है, ये कंपैरिजन जो कर रहे थे वो था लीनियर सर्च। यहां पर हम लीनियर सर्च कर रहे थे, लाइन से ऐसे ऐसे कंपेयर करते जा रहे हैं, लीनियर सर्च कर रहे हैं, तब इतना टाइम लग रहा है। मान लो इसके जगह पर इंस्टेड ऑफ लीनियर सर्च इफ वी यूज बाइनरी सर्च, अगर बाइनरी सर्च यूज करते हैं तब क्या होगा, तो बाइनरी सर्च जब यूज करेंगे तो क्या होगा, n एलिमेंट्स के लिए करना होगा हम लोग को, n एलिमेंट्स के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होगा, n होगा, इनटू बाइनरी सर्च जब यूज करेंगे यहां पर पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए, तो बाइनरी सर्च में टाइम कितना लगता है, log n लगता है। याद है ना, हर बार मिड में डिवाइड करते थे, डिवाइड करके जब वो बता रहे थे एप्लीकेशन पार्ट में, तो बाइनरी सर्च में क्या कर रहे थे, i प्लस j/2, मिड में गए, मिड को अपने एलिमेंट से कंपेयर किए। अगर मेरा एलिमेंट मिड से
छोटा है तो लेफ्ट में जाएंगे या फिर राइट में जाएंगे, कोई एक साइड ही जाएंगे। तो बार बार n/2 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 हो रहा है। एक मिड फाइंड आउट करने में i + j/2 कांस्टेंट टाइम लग रहा है, एक कंपेयर कर रहे हैं मिड से, वो भी कांस्टेंट है। मतलब कि हर एक लेवल में कांस्टेंट टाइम ही लग रहा है। टोटल कितना लेवल हुआ, n/2 n/2 n/2। वर्स्ट केस में log n लेवल बनेगा, n/2 पावर k = 1 बनता था। n/2 पावर k = 1 बनता था। यहां से k का वैल्यू क्या आता था, log n मिलता था हम लोग को। इतना लेवल्स हो गया। उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे लिखे थे, बाइनरी सर्च का क्या लिखे थे, t n/2 + c, यही लिखते थे ना। c क्या है, जो कॉस्ट लग रहा है हम लोग को ईच लेवल में। एक डिवाइड कर रहे हैं और एक कंपेयर कर रहे हैं, कांस्टेंट कॉस्ट लग रहा है। एक साइड ही जा रहे हैं, दोनों साइड नहीं जा रहे हैं, इसलिए tn/2 2tn/2 नहीं है यहाँ पर। मतलब कि टाइम हम लोग को ओवरऑल जो मिला था, इससे जो टाइम मिला था, वो टाइम क्या था, वो टाइम क्या मिला था, बाइनरी सर्च का टाइम क्या मिला था, log n मिला था। उसमें अपने सही एलिमेंट के पोजीशन को फाइंड आउट कर लेंगे ना, सही एलिमेंट का पोजीशन फाइंड आउट हो जाएगा ना। तो मान लो यहां पर हम लोग लीनियर सर्च ना यूज करके O1 के लिए इस पूरे में बाइनरी सर्च करते हैं। O1 i यहाँ, j यहाँ, i + j/2 बीच में आए, बीच वाला से कंपेयर किए। अगर बीच वाले पोजीशन पर एलिमेंट मेरा एलिमेंट O1 है, यहाँ पर क्या है 2 आएगा। 2 में कितना है एलिमेंट, 9 है। 9 से छोटा है ना, इसके लेफ्ट साइड में जाएंगे। जहां पर भी गए वो पोजीशन मिल गया हम लोग को, तो उस पोजीशन में log n टाइम में चले गए ना, log n कंपैरिजन ही लगा ना। मतलब कि यहां नंबर ऑफ कंपैरिजन हम लोग का बन गया log n। log n कंपैरिजन कैसे बना है, ये हम लोग किए हैं बाइनरी सर्च, ये हम लोग बाइनरी सर्च यूज किए हैं, तब हम लोग का नंबर ऑफ कंपैरिजन log n बन गया है। नंबर ऑफ स्वैपिंग कितना होगा, मान लो यहां पर चला जाए, यहां पर हम लोग का पोजीशन तो फाइंड आउट कर लिए हैं, O1 का पोजीशन यहां पर फाइंड आउट कर लिए हैं, लेकिन यहां पर O1 को कब रखेंगे, जब इस पूरे एलिमेंट को राइट शिफ्ट करेंगे। तो राइट शिफ्ट करने के लिए तो कॉस्ट हम लोग का लगेगा n, क्योंकि लास्ट वाले को एक आगे बढ़ाए, फिर इसके बाद इसको बढ़ाए, इसके बाद इसको बढ़ाए, लाइन से उसी सीक्वेंस में शिफ्ट करना है। मतलब कि स्वैपिंग का टाइम n लगेगा ही लगेगा। स्वैपिंग का टाइम है, जो स्वैप करने का टाइम n लगना ही लगना है। ये क्या है, स्वैपिंग का है। बाइनरी सर्च भी करेंगे तो स्वैप करने का टाइम उतना ही लगेगा, क्योंकि स्वैप हम लोग कहीं रेंडम नहीं कर सकते हैं। पूरे एरे को शिफ्ट करना होगा, राइट शिफ्ट करना होगा। एक पर्टिकुलर पोजीशन को खाली करके, जो पोजीशन हम लोग के एलिमेंट के लिए log n टाइम में मिला है, उस पोजीशन को खाली करके उसके बाद वाला वहां से लेकर इंड तक जो एलिमेंट है उसको एक पोजीशन राइट शिफ्ट करना होगा। राइट शिफ्ट जब करेंगे, पूरा एरे को यहां से यहां तक के एरे को एक राइट शिफ्ट किए, एक राइट शिफ्ट क्या है 2 5 9 11, उसको राइट शिफ्ट किए तो क्या बना, देखो यहाँ रेड से 2 5 9 11 बन गया। यहाँ पोजीशन खाली हो गया, यहाँ पर O1 आ गया। मतलब कि उसके लिए n स्वैप ऑपरेशन लगेगा ही लगेगा। तो ये है, इसका वैल्यू क्या होगा, n + log n × n। तो क्या हो गया, n log n + n log n + n × n, n² इक्वल टू क्या होगा, बिगो n² ही, क्योंकि n log n है, छोटा फंक्शन है, ये ग्रेटर है n² भी हो गया। तो देखो यहाँ लीनियर सर्च किए हैं हम लोग, यहाँ लीनियर सर्च किए, यहाँ बाइनरी सर्च किए, इसमें भी n² आया है, बिगो n², इसमें भी आया है बिगो n² ही। एसिम्प्टोटिकली तो दोनों n² ही आया है, लेकिन मैथमेटिकली अगर देखते हैं हम लोग तो यहाँ पर 2n² आया है, यहाँ पर n log n + n² आया है। मैथमेटिकली हम लोग टाइम को रिड्यूस किए हैं, मैथमेटिकली हम लोग टाइम को थोड़ा कम किए हैं। एसिम्प्टोटिकली सेम ही आया है कि मैथमेटिकली थोड़ा टाइम को रिड्यूस किए हैं, लीनियर सर्च के जगह पर बाइनरी सर्च को यूज करके। मतलब अगर ऐसा बोला जाए कि इंसर्शन सॉर्ट में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मैथमेटिकली डिक्रीज कर सकते हैं क्या, समझ रहे हो बात को। ऐसा क्वेश्चन में अगर रहे कि इंसर्शन सॉर्ट के कोडिंग में
कुछ नया मॉडिफिकेशन करके मैथमेटिकली टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं क्या? तो लिखेंगे हाँ, लीनियर सर्च के जगह पर बाइनरी सर्च जब यूज करेंगे तो हम लोग का मैथमेटिकली टाइम रिड्यूस होगा। अगर एसिम्प्टोटिकली बोले तो नहीं कर सकते हैं। वर्स्ट केस n स्क्वायर यहां भी आएगा, n स्क्वायर यहां भी आएगा। यही इतना चीज था इंसर्शन सॉर्ट में, ये जान लो। बेस्ट केस n आता है असेंडिंग ऑर्डर के लिए, वर्स्ट केस डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का ये मतलब नहीं होता कि कंप्लीट डिसेंडिंग ऑर्डर ही रहे। मान लो 2, 4, 10 कांस्टेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मान लो 1000 एलिमेंट है, 1000 में 10-20 एलिमेंट अपने रॉन्ग पोजीशन पर है, बाकी सब सही पोजीशन पर है, इसको भी हम लोग सॉर्टेड ही लेते हैं। अगर बाकी सब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है तो असेंडिंग ऑर्डर वाला टाइम लगेगा बिगो n, अगर बाकी सब डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है तो बिगो n स्क्वायर लगेगा। समझ रहे हो बात को? तो एक और चीज याद रखना कि जहां भी हम लोग नंबर ऑफ स्वैपिंग का बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्वैप क्या है, स्वैपिंग कब कर रहे थे? देखो याद करो, यहाँ 1 है, यहाँ पर 11 था, तो 11 को काट के यहाँ लेकर चले गए, 1 को यहाँ लाए। ये क्या था? लोअर प्लेस पर ग्रेटर एलिमेंट था, या फिर बोल सकते हैं हायर प्लेस पर स्मॉलर एलिमेंट था, यही था ना। तो याद करो, काउंटिंग नंबर ऑफ इन्वर्सन में जब कोडिंग कर रहे थे हम लोग, काउंटिंग नंबर ऑफ इन्वर्सन जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तब क्या बोले थे कि इन्वर्सन क्या होता है कि हायर प्लेस में स्मॉलर एलिमेंट जो आ जाए वही इन्वर्सन है। हायर प्लेस में मतलब हायर पोजीशन पर अगर कोई स्मॉलर एलिमेंट आ जा रहा है एरे में, वही इन्वर्सन है। तो वहां इन्वर्सन काउंट करने के लिए कोड लिखे थे ना, इन्वर्सन काउंट करने के लिए कोड लिखे थे ना। यहां पर जितना इन्वर्सन होगा उतना ही स्वैप ऑपरेशन होगा ना। जो जहां भी स्वैपिंग कर रहे हैं, मान लो ये दोनों पोजीशन को कंपेयर किए, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 11 है, 9-11 रहता, जब पहले में 9 और 11 था, यहाँ ग्रेटर है, स्वैपिंग किए थे क्या? नहीं किए। तो इन्वर्सन है क्या? इन्वर्सन भी नहीं है। देखो स्मॉलर पोजीशन पर स्मॉलर एलिमेंट है, ग्रेटर पोजीशन पर ग्रेटर एलिमेंट है। समझ रहे हो बात को? स्वैपिंग तभी करेंगे जब इन्वर्सन होगा। मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि हम लोग अगर नंबर ऑफ स्वैप्स को काउंट कर लें तो नंबर ऑफ इन्वर्सन भी वो मेरा दे देगा। मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, यहां लिख सकते हैं क्या एक पॉइंट, नंबर ऑफ इन्वर्सन्स इक्वल टू नंबर ऑफ स्वैप ऑपरेशन। नंबर ऑफ स्वैप ऑपरेशन, नंबर ऑफ इन्वर्सन उतना ही होगा जितना नंबर ऑफ स्वैप ऑपरेशन होगा। मतलब कि इंसर्शन सॉर्ट के थ्रू हम लोग नंबर ऑफ इन्वर्सन भी काउंट कर सकते हैं। तो बोलो नंबर ऑफ इन्वर्सन जब इससे ही काउंट कर लेंगे, जब इससे काउंट हो जाएगा तो नंबर ऑफ इन्वर्सन के लिए अलग से कोड पढ़ना क्या जरूरी था? यहां ही बता दिए होते, साथ में भी कर लेते। हो सकता है ना, माइंड में आ सकता है ये चीज कि नंबर ऑफ इन्वर्सन के लिए जो अलग से हम लोग पढ़े हैं, क्यों पढ़ते भाई? यहां पर नंबर ऑफ स्वैप काउंट कर लेंगे, उससे ही नंबर ऑफ इन्वर्सन भी मिल गया। तो सिंपल याद करो कि नंबर ऑफ इन्वर्सन जब काउंट कर रहे थे हम लोग, उसमें टाइम कितना लगा था? नंबर ऑफ इन्वर्सन में टाइम कितना लगा था बताओ? नंबर ऑफ इन्वर्सन में टाइम कितना लगा था? भूल गए? कुछ लोग को याद है, कुछ लोग भूल रहे हो। याद करो, नंबर ऑफ इन्वर्सन का कोड कैसा था? मर्ज कर रहे थे ना, वहां भी पहले डिवाइड किए थे, ब्लाइंड डिवीजन किए थे, डिवीजन में टाइम कांस्टेंट लगा था, ठीक। उसके बाद में जब नीचे में मर्ज करना शुरू किए थे तो मर्ज एल्गो जैसा ही कोड था उसका भी, बस एक स्टेटमेंट अलग से था, इन्वर्सन का काउंट को भी रखना है। मतलब कि मर्ज सॉर्ट जैसा कुछ बिहेव कर रहा था वो। उसका टाइम कितना था? n log n टाइम था। काउंटिंग नंबर ऑफ इन्वर्सन वाले में काउंटिंग नंबर ऑफ इन्वर्सन वाले में, काउंटिंग नंबर ऑफ इन्वर्सन्स वाले में
टाइम कितना लग रहा था? टाइम लग रहा था बीगो n log n। कब? ऑल केसेस के लिए, ऑल केस में यही था। समझ रहे हो बात को? तो वहां पर टाइम n log n में काम कर रहे थे। यहां पर अगर स्वैप पर डिपेंडेंट रहे, स्वैप सही है, इन्वर्सन उतना ही होगा जितना स्वैप ऑपरेशन होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि जितना नंबर ऑफ इन्वर्सन होगा उतना नंबर ऑफ स्वैप ऑपरेशन होगा, मतलब कि जितना नंबर ऑफ स्वैप ऑपरेशन होगा उतना ही नंबर ऑफ इन्वर्सन होगा, ये सही बात है। लेकिन नंबर ऑफ स्वैप ऑपरेशन कितना होगा? वन पास के लिए कंपैरिजन प्लस स्वैप जब हम लोग लिखते हैं n प्लस n लिखते हैं, या फिर यहां बाइनरी केस मॉडिफिकेशन के साथ भी अगर यूज किए तब भी log n प्लस n, स्वैप तो n है ईच पास में। वर्स्ट केस के ईच पास में स्वैप तो n है, तो ईच पास में जब स्वैप n है तो n पास n-1 पास करते हैं ना जी, n-1 पास तो करना ही है। तो n-1 इंटू n जब करेंगे हम लोग n स्क्वायर हो गया। मैक्सिमम वैल्यू स्वैपिंग का n स्क्वायर यहां आ रहा है, जबकि यहां पर n log n में ही काम कर ले रहे हैं। समझ रहे हो बात को? इसलिए हम लोग नंबर ऑफ इन्वर्सन्स का काउंटिंग के लिए अलग से कोड देखे थे। यहां से करना कॉस्टली हो सकता है n स्क्वायर आ जाए, वर्स्ट केस आ जाए हम लोग का, जबकि यहां तो कंफर्म है कि n log n में ही काम चलेगा मेरा। समझ रहे हो बात को? यहां स्वैपिंग का मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू 0 भी आ सकता है। अगर मान लो ऑलरेडी सॉर्टेड एलिमेंट अगर दे दिया गया है असेंडिंग ऑर्डर में, तो स्वैपिंग का मिनिमम वैल्यू यहां 0 भी आता है, मतलब टाइम 0 लगेगा। यहां पर नंबर ऑफ स्वैपिंग अगर काउंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्वैप कितना लगेगा? कंपैरिजन n लगा है, स्वैपिंग 0 लगा है, n टाइम में ही कर लेगा ये काम। यहां पर n log n लगेगा, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में ही डेटा रहे, क्या गारंटी है? हम लोग जनरल केस के लिए ले रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर एक पर्टिकुलर सॉर्टेड है ना, बहुत सारा वेरिएशन है, n फैक्टोरियल वेरिएशन है नंबर का। n फैक्टोरियल, n अगर पोजीशन है, n पोजीशन अगर है तो यहां पर वेरिएशन लेंगे, कितना तरीके से अरेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स अगर लेंगे तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होता है n फैक्टोरियल, नंबर ऑफ अरेंजमेंट होता है n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल में केवल एक ही अरेंजमेंट है ना जो असेंडिंग ऑर्डर में है, इसलिए उस पर्टिकुलर केस को नहीं देखेंगे। इस पर्टिकुलर केस में टाइम कम लगेगा यहां पर करने में, लेकिन जनरल केस में n log n ही बेटर है हम लोग का, क्योंकि यहां पर n स्क्वायर टाइम भी ले रहा है। समझ रहे हो बात को? इसलिए हम लोग इसको अलग से पढ़े, जो अच्छा किए थे। अब एक और चीज देखो, स्वैपिंग का देख लिए हैं, इन्वर्सन के लिए देख लिए हैं, नंबर ऑफ स्वैप, यहां पर मॉडिफिकेशन देख लिए, लिनियर सर्च, बाइनरी सर्च जो भी है। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मान लेते हैं एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पहले से एरे में एक गिवन एरे है। एक क्वेश्चन अगर ऐसा रहे, क्या टाइम टू insert an element to an array of n element, या फिर टाइम टू इंसर्ट k एलिमेंट भी लिख सकते हैं। टाइम टू इंसर्ट k एलिमेंट भी लिख सकते हैं, किसमें? n एलिमेंट के एरे में। तो एक इंसर्शन के लिए वर्स्ट केस में हम लोग को एक जो एलिमेंट होगा नया, उसके इंसर्शन के लिए वर्स्ट केस में कितना टाइम लगेगा? n टाइम लगेगा, n टाइम वर्स्ट केस में लगेगा। समझ रहे हो बात को? तो 2 एलिमेंट के लिए 2n टाइम, 3 एलिमेंट के लिए 3n टाइम, मतलब कि n एलिमेंट्स अगर इंसर्ट करने जा रहे हैं, अगर n एलिमेंट्स इंसर्ट करने जा रहे हैं तो टाइम हम लोग का वर्स्ट केस में लग जाएगा बीगो n स्क्वायर।
अगर कहीं ऐसा पूछ दे कि टाइम टू इंसर्ट n एलिमेंट्स टू अ सॉर्टेड एरे ऑफ टाइम टू इंसर्ट n एलिमेंट्स टू ए सॉर्टेड एरे ऑफ n एलिमेंट्स अगर पूछ दे तो n स्क्वायर टाइम लगेगा। कैसे उसको इंसर्ट करेंगे? इंसर्शन सॉर्ट के थ्रू ही इंसर्ट कर सकते हैं उसको, समझ रहे हो? अगर बाइनरी सर्च से हम उसके पोजीशन को सर्च भी कर लेते हैं तब भी हम लोग को स्वैपिंग तो करना ही होगा। स्वैपिंग करेंगे जैसे ही तो n स्क्वायर चल जाएगा वर्स्ट केस। यही इतना है इंसर्शन सॉर्ट में, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इंसर्शन सॉर्ट में इसके बाद और कुछ भी नहीं बचा है, इतना ही था। इसका एवरेज केस क्या लेंगे? अगर बेस्ट केस का बात करते हैं n है और वर्स्ट केस n स्क्वायर है तो एवरेज केस क्या लेंगे? एवरेज केस क्या हो सकता है? मान लो हाफ है जो बेस्ट केस है, हाफ है जो वर्स्ट केस है। मान लेते हैं हाफ है जो 1/2 इंटू बेस्ट केस प्लस 1/2 इंटू वर्स्ट केस। मान लो ऐसा कुछ लेते हैं तो क्या हो गया? 1/2 इंटू बेस्ट केस कितना है? n है, प्लस 1/2 इंटू वर्स्ट केस कितना है? n स्क्वायर है। क्या हो गया? n/2 प्लस n स्क्वायर बाई 2। ओवरऑल क्या हो गया? एवरेज केस भी बिगो n स्क्वायर ही हो गया। मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग? एवरेज केस भी क्या बन गया? बिगो n स्क्वायर। यही मेरा एवरेज केस भी बन गया। मतलब बेस्ट केस n है, वर्स्ट केस n स्क्वायर है और एवरेज केस भी हम लोग का n स्क्वायर ही होगा। समझ रहे हो बात को? बस यही इतना है इंसर्शन सॉर्ट में। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे एक और सॉर्टिंग टेक्निक आने वाला है, वो है हीप सॉर्ट। नेक्स्ट जो सॉर्टिंग टेक्निक हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है हीप सॉर्ट। हीप HEAP, ठीक, कुछ और नहीं मीनिंग है हीप सॉर्ट। कॉलेज स्टूडेंट्स हो बहुत तरह का मीनिंग रहता है, लेकिन हीप सॉर्ट है। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? हीप सॉर्ट है। अब हीप सॉर्टिंग में क्या है? तो हीप अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? सब सॉर्टिंग टेक्निक में इनपुट में हम लोग को n एलिमेंट का एरे मिलता था। हम लोग को पता है एरे कैसा दिखता है, एरे का स्ट्रक्चर पता है, इस तरीके से ऐसे ब्लॉक बना हुआ रहेगा, उसको सॉर्टिंग कर लेते थे। अब हीप सॉर्ट में हीप का क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से डेटा अरेंज होगा वहां पर, उसके बाद सॉर्टिंग करना है ना। मतलब क्या कि पहले हीप सॉर्ट का स्ट्रक्चर को देखना है, हीप सॉर्ट कैसा होता है, हीप होता कैसा है। हीप मतलब कि किस तरीके से डेटा को वहां अरेंज करके रखते हैं, उसके बाद उसके अरेंजमेंट के बारे में सब कुछ जान लेंगे, तब उस पर क्या करेंगे? हम लोग हीप सॉर्टिंग टेक्निक को इंप्लीमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे हीप सॉर्ट। ये लंबा है थोड़ा, अराउंड समझ लो रफली 6 घंटा के अराउंड लगेगा इसमें। 6 नहीं तो 5 से 6 घंटा रखो, टाइम अच्छे से देंगे, टाइम देना जरूरी है। कि थोड़ा बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है। देखो जहां से ज्यादा क्वेश्चन आएगा वहां ज्यादा टाइम देंगे ही देंगे, जहां से कम क्वेश्चन आएगा कम टाइम देंगे, क्योंकि ओवरऑल क्या है, एग्जाम में नंबर भी लाना है, रिसर्च यहां नहीं करना है। यहां पर एक बाउंडेड सिलेबस है, उस बाउंडेड सिलेबस में हर चीज हम लोग पढ़ लेंगे। जितना भी मोस्ट प्रोबेबल चीज होगा, जहां से कि क्वेश्चन आ रहा है उसको अच्छे से करेंगे हम लोग। समझ रहे हो बात को? क्योंकि नॉलेज कुछ भी रहे, कितना नॉलेज है ये बात की बात है, नंबर भी आना चाहिए। अगर नंबर नहीं आएगा तुम प्रूफ नहीं कर पाओगे सामने वाले को कि हमको कितना नॉलेज था। इसलिए एक प्रूफ बन जाएगा, अगर मार्क्स भी अच्छा आएगा वही प्रूफ रहेगा कि हाँ नॉलेज भी था, पढ़ाई किए थे हम। समझ रहे हो बात को? ओवरऑल नंबर चाहिए लास्ट में, तो पढ़ेंगे, कंसेप्ट भी जानेंगे हम लोग, अच्छे से पढ़ेंगे, मार्क्स भी लाएंगे। बस यही है, सही तरीके से पढ़ाई करो, टाइम दो पढ़ाई में। हाँ एक चीज हमेशा याद रखना कि जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं उसका प्रॉपर रिवीजन करते रहना। रिवीजन स्ट्रेटेजी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ऑनलाइन स्टडी के लिए अलग से वीडियो हम बनाकर डाल भी देंगे, क्या क्या स्टेप्स लेना है, कैसे ऑनलाइन
स्टडी जो कर रहे हैं उसमें क्या क्या टेक्निक यूज करना है जिससे कि हम लोग को बेस्ट आउटपुट मिले, कैसे रिवीजन करना है, कैसे नए टॉपिक को देखना है, कैसे क्वेश्चन बनाने के लिए शेड्यूल करना है टाइम को, मतलब कि टाइम मैनेजमेंट जो होना चाहिए ऑनलाइन स्टडी में कैसा होना चाहिए। वीडियो कितना बार देखेंगे, किसी भी पर्टिकुलर वीडियो कितना बार रेफर करेंगे, नोट्स कैसे देखेंगे, कुछ और भी करेंगे क्या, शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे क्या, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, कितना कॉम्पैक्ट होना चाहिए, हर चीज बताएंगे। स्लोली पढ़ाते हैं इसलिए अगर अपना नोट्स लिखना भी चाहो आसानी से लिख सकते हो, नहीं तो कभी किसी भी क्लास में ट्राई करना लिखने का, किसी भी क्लास में ट्राई करना लिखने का। हम पढ़ाते रहेंगे, 100% एसिडिटी देते हैं, समझने के साथ साथ में नोट्स भी बना लोगे। ठीक, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हीप सॉर्ट के बारे में देखेंगे। हीप सॉर्ट क्या है, पहले हीप सॉर्ट का स्ट्रक्चर को देखेंगे, डिफाइन करेंगे, हर चीज देखेंगे, उसके बाद उस पर सॉर्टिंग टेक्निक को इंप्लीमेंट करेंगे।